आज हम लोग इस पाठ का जो अंतिम टॉपिक है वो है पिरामिड्स। क्या है? पिरामिड्स। पिरामिड्स। तो हमें ये समझना होगा कि पिरामिड्स क्या होते हैं, और जो हम लोगों ने 3 बातें मुख्य रूप से पढ़ी हुई हैं इस पाठ में, वो मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूँ। पहला तो हम लोगों ने पढ़ा ऊर्जा का प्रवाह। खाद्य श्रृंखला में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु आपस में किस संबंध से जुड़े रहते हैं? भोजन के और फलस्वरूप ऊर्जा के। तो ऊर्जा का प्रवाह। दूसरा होता है कि आपने पढ़ा ही होगा स्टैंडिंग क्रॉप। तो मैंने आपको ये बताया था कल कि जीवों की संख्या किसी भी ट्रॉफिक लेवल में, किसी भी स्थान पर, किसी निश्चित समय पर विभिन्न जीवों की संख्या क्या कहलाती है? स्टैंडिंग क्रॉप कहलाती है। फिर हम लोगों ने बायोमास यानी जीव भार हमने कल पढ़ा था। यदि किसी भी स्थान पर, किसी भी समय पर अगर हम प्राणियों द्वारा, विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म द्वारा भोजन लेकर के अपना शरीर मतलब जो हमारा शरीर बायोमॉलिक्यूल से बना है वो क्या है? जैव भार है। उसको यदि हम मात्रा यानी क्वांटिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? जैव भार। मैंने उदाहरण भी दिया था, जैसे कहीं किसी एरिया में 1 मीटर स्क्वायर एरिया में अगर 3 किलोग्राम पूरा जैव भार है, शुष्क जैव भार है, तो उसको क्या कहा जाएगा? 3 kg पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो इसको हम 1 साल का निकालते हैं जैव भार कि उस जगह पे कितना जैव भार बना है। तो इन्हीं तीनों जो वैल्यूज हैं, ये एंटिटी हैं, ये तीनों, इनको हम पिरामिड्स के माध्यम से किस प्रकार से अच्छा समझ सकते हैं। अब मैं आपको पिरामिड की परिभाषा बताने जा रहा हूं। आप सब लोगों ने देखा होगा कि पिरामिड्स का क्या शेप होता है? इस तरीके से। यानी इसका बेस जो होता है वो कैसा होता है? चौड़ा होता है, और बेस से जो टॉप होता है वो कैसा होता जाता है? पतला, टेपर होता चला जाता है। इसके मतलब जो वैल्यू हमारी बेस पे होगी वो ज़्यादा होगी, फिर जो ऊपर की ओर होगी वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है कि पिरामिड्स क्या होते हैं? पिरामिड्स आर द ओनली शेप्स which represents these entity in a pictorial form, which represents the entity biomass, energy flow and number of organisms in a food chain in a pictorial manner. पिरामिड्स क्या होते हैं? पिरामिड्स आकार होते हैं जो कि हमारे 3 जो मुख्य वैल्यू हैं, जैव भार, ऊर्जा का प्रवाह और जीवों की संख्या, उसको प्रदर्शित करते हैं चित्र के माध्यम से। अर्थात सीधी सी बात है कि किस तरफ से किस ओर जाने पर हमारा जैव भार कम होगा, ऊर्जा कम होगी और संख्या कम होगी। तो आइए देखते हैं एक उदाहरण लेकर के। सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताता हूं, किसी हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम का हम पिरामिड्स बना लेते हैं। ये किसका पिरामिड बना मैंने? ग्रासलैंड इकोसिस्टम का। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में आप जानते हैं क्या होते हैं प्रोड्यूसर्स? ग्रासेस होते हैं। ग्रासेस, these are the grasses। अब आप समझिए कि ग्रासेस को कौन खाता होगा? ग्रासेस को जाहिर सी बात है कौन खाता है?
लोकस खाते हैं और ग्रास होपर्स खाते हैं, ग्रास होपर्स खाते हैं। फाइनली इनको कौन खाता है? इनको खाता है स्नेक, यानी कि मेढक, फ्रॉग और फाइनली स्नेक फ्रॉग को खाता है। तो अब देखिए, इमेजिन करिए और इस चित्र के माध्यम से देखिए कि जो जीवों की संख्या है, जो जीवों की संख्या है वो ट्रॉफिक लेवल बढ़ने पर क्या होती जा रही है? कम होती चली जा रही है। यानी कि ये T1 लेवल है, ये T2 लेवल है, T3 लेवल है और T4 लेवल। तो अगर हम इस पिरामिड को क्या मान लें? पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर। तो क्या होगा कि संख्या कम होती चली जाएगी ट्रॉफिक लेवल बढ़ने पर। जैसे आप देखिए, ग्रासेस की संख्या हमेशा ज्यादा होगी, किससे? इनके ऊपर निर्भर रहने वाले लोकस्ट और ग्रास होपर्स से। फ्रॉग की जो नंबर होंगे, फ्रॉग की जो संख्या होगी वो हमेशा किससे कम होगी? लोकस्ट से और ग्रास होपर्स से। ऑब्वियसली स्नेक्स की संख्या किससे कम होगी? फ्रॉग से। तो इस तरीके का जो हमारा तंत्र है जिसमें हम पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एंटिटी को, जैसे नंबर, जीवों का संख्या, वो हमारा पिरामिड कहलाता है। ऑलमोस्ट जितने भी तरीके के इकोसिस्टम की फूड चेन होती हैं, कैसी होती हैं? उनमें पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट बनता है। अपराइट मतलब जो बेस, चौड़ा बेस होता है वो पहले होता है और फिर जो पीक होती है वो बाद में होती है। परंतु आप जानते हैं कि विज्ञान में एक्सेप्शंस होते हैं। ऐसा ही एक्सेप्शन एक है जिसमें कि जीव नंबर का जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है, उनका जो पिरामिड है वो कैसा बनता है? उल्टा बनता है। आप देखिए जरा ध्यान से, ये मान लीजिए एक पेड़ है, एक ट्री है। तो ट्री इकोसिस्टम में क्या होता है कि जो ट्री की संख्या क्या होती है? एक ही है, पेड़ एक ही है, परंतु इस पर निर्भर रहने वाली बर्ड्स कई सारी होती हैं। और फिर बर्ड्स पर निर्भर कौन रहता है? जो छोटे छोटे जो टिक्स होते हैं, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, ऐसे छोटे छोटे जो पियर्सिंग टाइप ऑफ इंसेक्ट्स होते हैं which sucks the blood of different kind of birds. These always are high in number in comparison to the birds. ये क्या होते हैं? Insects, parasite insects. आप चित्र के माध्यम से देखिए, आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये जो बेस है, एक पेड़ है, फिर उसके ऊपर बर्ड्स निर्भर हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है, और फिर बर्ड्स पर निर्भर रहने वाले ये जो हमारे जो विभिन्न प्रकार के पैरासाइट इंसेक्ट है, उनकी संख्या बर्ड्स से भी ज़्यादा है। तो इस तरीके का जब हम देखते हैं तो किसका पिरामिड ऑफ नंबर्स किसका उल्टा बनता है? ट्री इकोसिस्टम का। इसको बोलते हैं इनवर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर्स। तो पिरामिड ऑफ नंबर हमेशा उल्टा किसका होता है? एक ट्री इकोसिस्टम का। अब बात आप समझ गए होंगे कि पिरामिड ऑफ नंबर किसका उल्टा होता है? एक
ट्री इकोसिस्टम का, और लगभग सभी इकोसिस्टम में ये कैसा रहता है, सीधा रहता है। चाहे वो पॉन्ड हो, चाहे वो लेक हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो ग्रासलैंड हो, चाहे वो मैन मेड इकोसिस्टम क्रॉप फील्ड हो, सब जगह ये अपराइट रहता है। केवल कहां पे उल्टा होता है, एक सिंगल ट्री इकोसिस्टम का। अब ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब हम बात करते हैं दूसरा, पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या है, मैं आपको एनर्जी फ्लो दिखा गया हूं पिछले लेक्चर में कि प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर्स की तरफ ऊर्जा का प्रवाह कैसा है, घटता जाता है। मैंने क्या बोला, घटता जाता है। तो इसीलिए मैं क्या बनाऊंगा, एक सीधा पिरामिड बनाऊंगा, सीधा पिरामिड बनाऊंगा। इसको ग्रासलैंड इकोसिस्टम मैंने मान लिया है, तो यहां पर क्या होंगे, ग्रासेस होंगी। फिर ग्रासेस को कौन खाता है, लोकस्ट, लोकस्ट, ग्रास होपर्स, ग्रास होपर्स। फाइनली ग्रास होपर्स आर eaten by frog, frogs are eaten by snakes, snakes are finally eaten by the eagle। तो आप देखिए, ये T1 स्तर है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, और ये टॉप है T5। अब आप देखिए इन पे कैसे ऊर्जा का प्रवाह होता है। मैंने उदाहरण भी दिया था, अगर इसने 1000 कैलोरी ऊर्जा को संचित किया है तो इसको कितना मिलेगा, इसका 10% यानी 100 कैलोरी। इसको कितना मिलेगा, इसका 10% यानी कि 10 कैलोरी। इसको कितना मिलेगा, इसका 10% यानी कि 0.1 कैलोरी। इसको कितना मिलेगा, 0.1 कैलोरी। तो आप देख रहे हैं कि जो ऊर्जा की मात्रा है विभिन्न पोषण स्तरों पर वो कम होती चली जा रही है, यानी कि ये क्या है, एक पिरामिड शेप ऑटोमेटिक ले लेता है। इसीलिए इसको हम ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं अगर पिरामिड शेप बना करके समझा जाए। 1000, 100, 10, 1 एंड 0.1। तो ऊर्जा का प्रवाह विभिन्न पोषण स्तरों पर कम होता चला जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। और ये कैसा पिरामिड है, पिरामिड अपराइट पिरामिड है, अपराइट, अपराइट पिरामिड। इसको सीधा खड़ा पिरामिड बोलते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी इकोसिस्टम हो जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो हमेशा कैसा होता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी अपराइट होता है, यानी कि सीधा होता है। किसी भी इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ एनर्जी उल्टा हो ही नहीं सकता है। हर किसी इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ एनर्जी बिल्कुल सीधा होगा, अपराइट होगा। इसको चित्र के माध्यम से देखिए। अब देखिए किस तरीके से विभिन्न पिरामिड के जो एनर्जी फ्लो है उसको विभिन्न चरणों में किस तरीके से दिखाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं जो थर्ड टाइप का पिरामिड है,
पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास। जीव भार का पिरामिड। तो ये देखते, चाहे हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम लें, चाहे हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम लें। उदाहरण के लिए हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम ही लेते हैं। तो आप ये देखेंगे कि प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? ग्रासेस। कंज्यूमर कौन होंगे? आप जानते हैं, लोकस्ट, ग्रास होपर्स, then frogs, then snakes, and at last eagle or hawk। तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है? इसमें हमें ध्यान रखना है बायोमास। बायोमास का मतलब ये है कि जो शरीर में मौजूद जितना भी ड्राई वेट है जैव मॉलिक्यूल का, कार्बनिक अणुओं का, वो क्या कहलाता है? बायोमास कहलाता है। तो जाहिर सी बात है, बायोमास किसका ज़्यादा होगा? ग्रासेस या स्मॉल ट्रीज और जो श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, उनका जो टोटल ड्राई वेट होगा वो हमेशा किससे ज़्यादा होगा? लोकस्ट और ग्रास होपर्स, हर्बीवोर्स से ज़्यादा होगा प्रोड्यूसर्स का। ऐसे ही अगर हम टोटल ड्राई वेट देखें तो लोकस्ट और ग्रास होपर का ज़्यादा होगा किसके कंपैरिजन में? फ्रॉग्स के कंपैरिजन में। इसी तरीके से स्नेक का किससे ज़्यादा होगा? ईगल और हॉक से। तो हमें क्या मिलता है कि जो जैव भार है वो किस तरीके से कम होता चला जाता है। जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जीव भार कम होता चला जाता है। इसको बोलते हैं अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास। अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास इन a forest or grassland ecosystem। ध्यान देने वाली बात यह है कि फॉरेस्ट और ग्रासलैंड और समवेयर एल्स जो पिरामिड ऑफ बायोमास होगा वो कैसा होगा? सीधा होगा। परंतु एक जगह ऐसी है जहां पिरामिड ऑफ बायोमास क्या होता है? जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है। और वो कौन सा इकोसिस्टम होता है? आइए देखते हैं। अगर हम किसी तालाब का उदाहरण लें, पॉन्ड इकोसिस्टम का उदाहरण लें, तो वहां पर हमें दिखाई पड़ेगा कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं और जो जूप्लैंक्टन्स हैं, यानी कि बहुत छोटे छोटे पादप और बहुत छोटे छोटे जंतु, फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जूप्लैंक्टन्स, जो इनकी संख्या होती है, यानी इनका जो टोटल मास होता है, बायोमास होता है, उससे ज्यादा किसका बायोमास होता है? स्मॉल फिशेस का। हालांकि फिश अपने आप में प्लूरल है, लेकिन जहां पर हम बात करते हैं इस तरीके की पढ़ाई का ग्रामर से हटके, तो वहां पर हम ईएस जोड़ सकते हैं, इसको प्लूरल हम बना सकते हैं। तो जो स्मॉल फिशेस हैं उनका जो
बायोमास होगा वो किससे ज़्यादा होगा, जूप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन से ज़्यादा होगा। फिर आती है लार्जर फिशेज। लार्जर फिशेज, इनका जो बायोमास है वो किससे ज़्यादा होगा, फाइटोप्लैंक्टन एज वेल एज द स्मॉल फिशेज। तो सबसे ज़्यादा किसका जीव भार होता है पॉन्ड इकोसिस्टम में, लार्जर फिशेज का। इसीलिए क्या होता है कि जो इनका जो पिरामिड ऑफ बायोमास है पॉन्ड इकोसिस्टम का, वो कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, यानी कि उल्टा होता है। यानी जीवभार किसकी ओर बढ़ता है, जिनकी संख्या कम होती है। समझ रहे हैं, जीवभार किसका ज्यादा होता है, जिनकी संख्या कम होती है। इसीलिए इसको बोलते हैं इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास in a pond ecosystem, in a pond ecosystem। तो आप ध्यान रखेंगे अब इस बात को कि सभी जगह जो बायोमास का पिरामिड है वो अपराइट होता है, सीधा होता है, जबकि किस जगह उल्टा होता है, पॉन्ड इकोसिस्टम में ये इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। अब जरा प्रोजेक्ट कार्य हो जाए। आप जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से कि विभिन्न जो एंटिटी क्या है, तो आप देखिए कि एक पिरामिड ज़्यादातर ट्रायंगुलर ही होता है। आप इसको क्वाड्रेंगुलर भी बना सकते हैं, पेंटागोनल भी बना सकते हैं, हेक्सागोनल भी बना सकते हैं पिरामिड में, जितनी आप एंटिटी बढ़ाना चाहें। तो आइदर आप क्वाड्रेंगुलर और पेंटागोनल एक पिरामिड बनाएं कागज का, और उस पर ड्राइंग करके विभिन्न प्रकार के किसी भी इकोसिस्टम, किसी भी स्पेसिफिक इकोसिस्टम, जैसे कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, उसके सभी जीवों का चित्र बनाएं। पिरामिड के दूसरी तरफ आप ऊर्जा लिखें कितनी प्रवाहित हो रही है, उसके इस तरफ अगली वाली भुजा पर आप जो है एनर्जी फ्लो दिखा सकते हैं, उसकी अगली वाली भुजा पर आप उसका जयभार दिखा सकते हैं, उसकी अगली वाली भुजा पर आप उसका क्या दिखा सकते हैं, पिरामिड ऑफ मतलब जो उसका नंबर है, जो नंबर का पिरामिड होता है, वो सारी आप दिखा सकते हैं। अब चित्र के माध्यम से देखिए, आपको शायद थोड़ा सा समझ में आए कि टीएलएम हमें क्या बनाना है। एक आप टीएलएम कागज का तैयार करिए, क्वाड्रेंगुलर और पेंटागोनल, उसमें ये सारी वैल्यू होनी चाहिए।